जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद एक नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ से क्या करते हैं, हम वापस से प्रारंभिक पदार्थ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उस नए बनने वाले नए पदार्थ से वापस से जो हमारा पूर्व पदार्थ है, प्रारंभिक पदार्थ है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यदि हम देखें तो सबसे पहला उदाहरण आता है बर्फ का जमना, यानी कि पानी से हमने बर्फ जमाई और बर्फ से फिर से क्या करेंगे हम, उस जब बर्फ हमारी पिघलेगी तो पानी प्राप्त हो जाएगा। यानी बर्फ का जमना कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, बर्फ जो है पिघल के वापस से क्या बनेगी? पानी। और जमाई किसकी थी? पानी की। तो बर्फ का पिघलना, ये भी कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। कपड़ों का गीला होना, कपड़े पानी से गीले हुए, सुखाने के बाद वापस से पानी निकल जाएगा, सूख जाएंगे, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसे परिवर्तन जिनमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है और उस नए पदार्थ से हमारा जो पूर्व पदार्थ है आसानी से प्राप्त किया जा सके, भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है तथा नए पदार्थ से वापस प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता था, हमने अभिक्रिया देखी, अभिक्रिया के बाद हमारे पास एक नया पदार्थ प्राप्त होता है और उस नए पदार्थ से हम वापस से पुराना पदार्थ, हमारा प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया के बाद हमारा जो बनने वाला नया पदार्थ है, उस नए पदार्थ से वापस से हमारा जो प्रारंभिक पदार्थ है प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरणों में देखें तो खाना पकाना, पके खाने से हम वापस से कच्चा खाना नहीं बना सकते। खाना का पचना, पचे हुए खाने को वापस से हम प्राप्त नहीं कर सकते। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती से जो उसकी राख बचेगी उससे वापस से हम मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते। एक उदाहरण आता है मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का या मोम का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती पिघलेगी, मोम की, वापस से पिघले हुए मोम से हम क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती का आकार दे सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती का जलना या फिर किसी भी प्रकार के हम जलने या दहन की बात करें तो यह कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें एक नए पदार्थ के बनने के बाद वापस से उस पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला उदाहरण है सांस लेना। सांस लेना भी एक कैसा परिवर्तन है? सांस लेना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस में हम वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसे लेते हैं और उस ऑक्सीजन से वापस से हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ऑक्सीजन को वापस से वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते। हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करते हैं। तो यह भी कैसा परिवर्तन हुआ? सांस लेना भी रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये कैसा परिवर्तन हुआ? दहन की बात या जलने की बात मैंने अभी की, तो जलाने की बात करें या फिर दहन की बात करें, हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा दही का जमना, ठीक है, पनीर, दूध का पनीर में परिवर्तन, किण्वन क्रिया द्वारा शराब का निर्माण, ये सारे परिवर्तन के परिवर्तन में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्या नोट है? रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था, तापमान और रंग परिवर्तन आता है, साथ ही गैस का भी निष्कासन होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है आरपीएससी की बोर्ड में, तो यह पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके MgO
यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जिससे इसका दहन आसानी से नहीं हो पाता। इसी MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए रिबन को साफ किया जाता है। मैग्नीशियम की रिबन ऑक्सीजन से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेती है, परत का निर्माण कर लेती है। इसी परत को हटाने के लिए हम इसे मैग्नीशियम की रिबन को रेगमाल से साफ करते हैं। अगले हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखो हमने क्या किया है, मैग्नीशियम के जो रिबन का दहन है वो वाक्यों के रूप में लिखा है कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की परत MgO की श्वेत राख प्राप्त होती है। ये हमसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है जलने के बाद कैसा अवक्षेप छोड़ता है, श्वेत रंग का या सफेद रंग का अवक्षेप छोड़ता है। इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन कैसी ज्वाला के साथ जलता है, श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन जलती है। अगली बात करने वाले हैं हम शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित करना या शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराई, प्राप्त हुआ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह रिएक्शन कैसे लिखी हुई है, शब्दों के रूप में लिखी हुई है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित करना या शब्दों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण या फिर कंकाली समीकरण। तीनों एक ही समीकरण के नाम है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का उसके तत्वों के सूत्रों का प्रतीकात्मक निरूपण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसके तत्वों के सूत्रों का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए ये क्या है, Mg प्लस O2, Mg की O2 से अभिक्रिया हो रही है, किसका निर्माण हो रहा है, MgO का निर्माण हो रहा है। अब बात करने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी अभिक्रिया के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक तत्वों की तरफ, हमारे बाईं तरफ अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक तत्व होते हैं, तथा दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, हमारे उत्पाद होते हैं। तो उत्पाद तत्वों या प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, यानी कि हमारे दाईं तरफ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी अभिकारकों की तरफ और उत्पाद की तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। ऐसा समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। Mg प्लस O2, यहाँ पर निर्माण किसका हो रहा है, हमारा अभिकारक क्या है, Mg है, प्लस O2, O2 भी क्या है, अभिकारक है, और ये निर्माण किसका कर रहे हैं, MgO का। उत्पाद कौन सा बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसमें देखिए Mg के उत्पाद में कितने तत्व हैं, एक तत्व है, और ऑक्सीजन का भी एक तत्व है। लेकिन इधर देखें, यदि हम बाईं तरफ देखें अभिकारक की तरफ, तो हमारे यदि हम बाईं तरफ देखें हमारे अभिकारक की तरफ, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि मैग्नीशियम का 1 है। तो यह कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ऐसा समीकरण है जिसमें तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ यानी उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ समान नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी अभिक्रिया के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड दोनों तरफ तत्वों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों तरफ तत्वों के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है, कौन सा समीकरण कहलाता है,
संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में तत्व के परमाणुओं की संख्या और उनका द्रव्यमान राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ यानी उत्पाद और अभिकारक दोनों की तरफ क्या होता है, समान होता है। जैसे यहाँ पर देखो Mg के कितने अणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने, 2 अणु हैं। 2 ही ऑक्सीजन के अणु हैं और 2 ही मैग्नीशियम के अणु किसकी तरफ, हमारे अभिकारक की तरफ। और उत्पाद जो निर्मित हुआ है उधर देखिए मैग्नीशियम के भी 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 अणु हैं। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, यानी किसी भी हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं, उत्पाद तत्व होते हैं, उनका जो कुल द्रव्यमान है वह अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान और अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही उसका निर्माण या सृजन किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करने की जो विधि है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। Fe प्लस H2O, तीर का निशान, उसके बाद Fe3O4 और H2। इस समीकरण को देखेंगे हम संतुलित करके। यह समीकरण कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण में दोनों तरफ देखिए तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या कैसी है, अनिश्चित है। इधर Fe कितनी है, अभिकारक की तरफ 1 है और इधर Fe कितनी है, 3 है। इधर देखें तो H कितनी है, 2 है अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ H देखें तो 2 है। ये बैलेंस है। उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीजन कितनी है, उत्पाद की तरफ अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करके देखेंगे और समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अच्छा, संतुलित करने के लिए प्रथम चरण देखें। रासायनिक समीकरण के चारों ओर एक बॉक्स का निर्माण करना है। जैसे ये बॉक्स का निर्माण है ना, इस प्रकार रासायनिक समीकरण के चारों तरफ हमें क्या करना है, एक बॉक्स का निर्माण कर लेना है। उसके बाद हमें बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। यानी ये बॉक्स के अंदर जो भी हमारे सूत्र दिए गए हैं उनमें हमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी बदलाव नहीं करना है। अच्छा, दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण कहता है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या की हमें क्या बना लेनी है, एक सूची बना लेनी है। यानी कि हमारे LHS साइड में यानी अभिकारक परमाणु कितने हैं, परमाणु के तत्व कितने हैं, और उत्पाद परमाणु के तत्व कितने हैं। यदि हम तत्व लें कौन सा, लोहा, तो लोहे के उत्पाद की तरफ अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं, हमने देखा था ना अभी, कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 1 परमाणु है, 1, ये देखिए 1, और उत्पाद की तरफ कितनी है, 3, तो उत्पाद की तरफ कितनी, 3। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक की तरफ कितनी, हाइड्रोजन 2, अभिकारक की तरफ कितनी और उत्पाद की तरफ कितने हाइड्रोजन, 2। उसके बाद देखा हमने ऑक्सीजन तत्व को लेंगे। ऑक्सीजन तत्व के कितने परमाणु, 1, और अभिकारक की तरफ कितने, 4, तो 4। इस प्रकार से हमें दूसरे चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में हमें तत्व के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या की क्या बना लेनी है, सूची बना लेनी है। तीसरे चरण में यदि हम बात करें, तीसरा चरण कहता है सबसे पहले सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिक को चुनना है, और उसमें से भी हमें सबसे पहले उस यौगिक का चयन करना है जिसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। इस आधार पर सबसे पहले हम चुनेंगे Fe3O4 को, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, Fe3O4 है। यानी कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे बड़े यौगिक का चुनाव करना है।
उस सबसे बड़ी यौगिक में भी हमें किसका चुनाव करना है, उस तत्व का चुनाव करना है जिसके परमाणु की संख्या देखें। देखिए Fe के कितने परमाणु है, 3, जबकि ऑक्सीजन के कितने, 4। तो इस आधार पर हम सबसे पहले कौन से परमाणु का चुनाव करेंगे, इस आधार पर हम सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु का चुनाव करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को सबसे पहले संतुलित करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन तत्व को हमने चुन लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तत्व के जो परमाणु हैं वह अभिकारक की तरफ कितने हैं और उत्पाद की तरफ कितने। प्रारंभ में देखा हमने, प्रारंभ में अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और इधर की तरफ उत्पाद की तरफ कितने, 4 है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 में 4 से गुणा कर देंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1 गुणा 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ये भी कितने यहाँ पर 4 है। इस प्रकार हमारी ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2। ये हमारा कैसा समीकरण है, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, आंशिक रूप से संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। पूरी तरह से अभी यह समीकरण संतुलित नहीं हुआ है। उसके बाद अगला चरण, चौथा चरण, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ और फिर उत्पाद की तरफ। अभिकारक की तरफ प्रारंभ में कितनी है, 8 है, और उत्पाद की तरफ कितने, 2 है। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है, जो उत्पाद की तरफ 2 है परमाणु की संख्या, उससे 8 बनाना है, और 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। और हमारे पास जो नया समीकरण बन के आया वह क्या आया, Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2। ये भी हमारा कौन सा समीकरण, आंशिक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कौन सा बचा है, संतुलित करने के लिए आखिरी तत्व बचा है हमारे पास लोहा, Fe। अब हम Fe को संतुलित करेंगे, और Fe को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 5वें चरण में Fe को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, वही Fe के परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। प्रारंभ में कितनी, Fe कितनी है, 1 है, और इधर की तरफ उत्पाद की तरफ कितनी है, 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 3 में संतुलित करने के लिए इस 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 का गुणा क्या कर देंगे, 3 में कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार दोनों तरफ क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समीकरण है वह किस प्रकार का समीकरण बन के हमारे पास आएगा, 3Fe प्लस 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2। यह हमारा पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। हमारा जो समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल गया। अब छठे चरण की बात करें, छठे चरण में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको संकेत के रूप में लिखना, यानी हमारे रासायनिक समीकरण के जो तत्व हैं उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको भी उनके प्रतीकों के रूप में निरूपित कर देते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस जिसे हम G से डिनोट करते हैं, द्रव जिसे हम L से डिनोट करते हैं, लिक्विड, जलीय विलयन जिसे हम एक्वस से दर्शाते हैं, और ठोस जिसे हम सॉलिड यानी S से दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास बनने वाला रासायनिक समीकरण होगा वो कैसा होगा, 3FeS, यानी यहाँ पर S का मतलब क्या है, जो हमारा आयरन है कैसा है, सॉलिड है, ठोस है। 4H2O और G, यहाँ पर देखिए G का मतलब क्या है, हमारा जो जल है, यहाँ पर H2O क्या है, जल। जो हमारा जल है किसके रूप में है, गैस के रूप में है, यानी भाप के रूप में है। उसके बाद Fe3O4 सॉलिड, यानी ये कैसा है, ठोस है। और उसके बाद 4H2, ये क्या हमारी हाइड्रोजन
गैस। इस प्रकार हमारा जो रासायनिक समीकरण है पूरी तरह से संतुलित हो चुका है भौतिक अवस्थाओं के साथ। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप है, रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां कौन सी हैं? जैसे कि ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इन आदि को हम क्या करते हैं? तीर के निशान के ऊपर या तीर के निशान के नीचे दर्शाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है। 2H2 हाइड्रोजन क्या है? गैस है। इसके अलावा बनेगा क्या? CH3OH लिक्विड यानी मेथिनॉल बनेगा। अब देखिए तीर के निशान के ऊपर हमने क्या लिखा है? वायुमंडलीय दाब पर यह बनेगा 340 वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेयर पर यह हमारा एल्कोहल बनकर तैयार होगा। तो हमने हमारी जो ये अवस्था है, स्थिति है 340 एटमॉस्फेयर की, बस किस पर दर्शाइए? तीर के निशान के ऊपर दर्शाइए या फिर नीचे भी दर्शा सकते हैं। इसके अलावा 6CO2 एक्वस जलीय माध्यम, 12H2O लिक्विड द्रव, और बनेगा क्या हमारा? C6H12O6 एक्वस यानी ग्लूकोज जलीय माध्यम बनेगा। 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 के अणु भी लिक्विड के रूप में बनकर तैयार होंगे। और जिसके लिए हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, वे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इन परिस्थितियों को क्या करेंगे हम? तीर के निशान के ऊपर या तीर के निशान के नीचे दर्शाएंगे, जैसा कि रिएक्शन में दर्शाया गया है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट, हर रासायनिक अभिक्रिया को या समीकरण को भौतिक अवस्थाओं के साथ दर्शाना जरूरी नहीं है जब तक हमसे कहा ना जाए, यानी केवल उन्हीं अभिक्रियाओं में हम क्या करते हैं? भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं जिनमें हमसे बोला जाता है। अब बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? हमारे पास CaO प्लस H2O यानी जल है और कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? 2 अभिकारक हैं जो कि मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भुजे हुए चूने का निर्माण कर रहे हैं, जो कि क्या है? एकल उत्पाद है। साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम सफेदी करने के लिए। हमारे घरों में जो सफेदी की जाती है वो किसकी की जाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जाती है। किस प्रकार की जाती है? देखिए क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना इसे बोलते हैं, ये लेंगे। ये क्या करेगा? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और निर्माण करेगा किसका? कैल्शियम कार्बोनेट की परत का निर्माण कर लेगा, और इसमें उपस्थित जो जल है वह बाहर निष्कासित हो जाएगा। ठीक है। और सूख कर हमारी जो दीवार है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाएगी, यानी सफेदी की परत चढ़ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? संगमरमर भी बोलते हैं। तो हमारी सफेदी का या संगमरमर का या फिर कहें कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3 सूत्र होता है। पूछा जाता है अक्सर कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड था, जल से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद किसका निर्माण कर रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे हुए चूने का निर्माण कर रहा था। साथ ही में इसमें क्या उत्पन्न हो रही थी? ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। ऊष्मा को दर्शाते हैं डेल्टा से। ये जो इसके पास में त्रिभुज जैसा मैंने दर्शाया ना, ये क्या है? ये है डेल्टा। तो ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं? ऊष्मा या ऊर्जा को डेल्टा से निरूपित करते हैं। ये क्या है? डेल्टा है।
तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण हो, उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, यानी हमारी प्राकृतिक गैस है और उसका यदि हम दहन करें, यानी गैस कौन सी है, मीथेन गैस है CH4, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 की उपस्थिति में दहन करें, जलाएं, तो क्या निर्मित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आपको याद रखना है। उसके बाद श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन में ली गई जो ऑक्सीजन है, श्वसन में ली गई जो ऑक्सीजन है, यह हमारे शरीर में उपस्थित भोजन यानी कि ग्लूकोज का क्या करती है, ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है, जिसका उपयोग हम अपने किसमें, दैनिक कार्यों में कर लेते हैं। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल सी बात है, श्वसन क्या कर रहा है, श्वसन में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो भोजन है यानी ग्लूकोज है, वह हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा मुक्त होती है, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि संयोजन में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन में वियोजन में क्या हो रहा है, एकल जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, इसीलिए इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट है, जो क्या कर रहा है, ऊष्मा की या ऊर्जा की उपस्थिति में क्या कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण कर रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। यानी क्या है, यहाँ पर हमारे पास फेरस सल्फेट है, एकल अभिकारक है, जो कि ऊष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक किसमें टूट रहा है, उत्पाद में टूट रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन होता है। ठीक है, यानी अभिकारक में ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, वियोजन होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, जो कि ताप की उपस्थिति में या ऊर्जा की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड यानी PbO और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सभी उत्पादों में टूटता है। यानी एक उत्पाद है लेड नाइट्रेट, जो कि दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, हमसे पूछा जाता है। जैसे तापीय या ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। एक आता है कौन सा, वैद्युत अपघटन, यानी कि जल विद्युतीकरण कराते हैं किसी भी अभिकारक का, तो वह दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, इसे ऊष्मीय वियोजन। यानी कि जल विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी भी अभिकारक का वियोजन या अपघटन क्या कहलाता है, जल वैद्युतीकरण या वैद्युत अपघटन कहलाता है। एक होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन, यानी हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजन करते हैं। जैसे AgCl है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह Ag तथा Cl का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम किसमें करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो निकालते हैं
उसमें इस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो वियोजन अभिक्रिया है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया क्या है, AgBr, सूर्य के प्रकाश के बचने में Ag और Br में टूटेगा। तो यह भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मीय वियोजन है। अच्छा, एक शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा की खपत होती है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जबकि ऊष्मा छेपी क्या है, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा का निर्माण होता है, लेकिन इसमें जो हमारी ऊष्मा है वो खर्च होती है। इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि ऊष्मा लेकर, यानी जब हम उसे गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। यानी ऊष्मा की खर्च होती है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करने के लिए हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, Fe और प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो Fe है, लोहा है, वह कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो Fe क्या करेगा, यहाँ पर Fe Cu को विस्थापित कर देगा और Cu का स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि Cu से Fe अधिक अभिक्रियाशील तत्व निर्माण होगा किसका, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट का, और Cu बाहर निकल जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण ये रहे। यहाँ पर जिंक के, जो कि कॉपर से अभिक्रियाशील है, कॉपर को विस्थापित करेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगी। PbCl2 है, Pb भी Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कॉपर से। लेड भी अधिक अभिक्रियाशील होता है, यहाँ पर लेड क्लोराइड बन जाएगा, यानी कि Pb Cu को विस्थापित कर देगा। अगली अभिक्रिया है दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिक्रियाशील तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, यानी दोनों ही तत्व एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। निर्माण किसका होगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl का। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से Na जो है हमारा, Na ने इस Ba को विस्थापित किया, निर्माण किया किसका, BaSO4 का, और इस Ba ने यहाँ से किसको विस्थापित किया, Na को विस्थापित किया, और निर्माण किसका हो रहा है, BaSO4, और यहाँ पर निर्माण किसका हो रहा है, NaCl। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं या दोनों ही आयनों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, दो विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगली रिएक्शन है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है। Cu रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और किसका निर्माण हो रहा है, CuO का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है, Cu में जुड़ रही है, और CuO का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। और जो CuO है वह है क्या, यह कॉपर ऑक्साइड है, जो कि कैसे कलर का है, कॉपर ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का है, काले कलर की परत है। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद आती है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना
या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, कौन सी अभिक्रिया? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो CuO है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है, निर्माण किसका हो रहा है? Cu प्लस H2O। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना या फिर यहाँ हमारी ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, जो कि हमारी CuO से ऑक्सीजन निकल गई, क्या बना? Cu। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हमारे पास CuO है और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है H2 से, निर्माण किसका हो रहा है? Cu। यहाँ पर देखिए CuO में से O निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरणों में हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ZnO है और एक कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? Zn। यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई, ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। और यहाँ पर देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद MnO2 प्लस 4HCl, निर्माण किसका हो रहा है? MnCl2। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है? निकल रही है, MnO2 से ऑक्सीजन निकली, Mn बनी, इसमें Cl2 जुड़ी, कौन सी अभिक्रिया? निकलना अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए HCl, इसमें हाइड्रोजन में क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कौन सी अभिक्रिया? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या है कि जिन पदार्थों में अपचयन अभिक्रिया होती है उन्हें अपचयित पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों में अपचयन अभिक्रिया होगी उन्हें अपचयित पदार्थ, और जिन पदार्थों में उपचयन अभिक्रिया होगी उन्हें उपचयित पदार्थ कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन अभिक्रिया होती है उन्हें अपचयित पदार्थ, जिनमें उपचयन अभिक्रिया होती है उन्हें उपचयित पदार्थ कहते हैं। अगला संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? लोहा, चांदी तथा तांबा, लोहा, चांदी तथा तांबा आदि धातु में अम्ल तथा आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या करती हैं? लोहा है, चांदी है, तांबा है, ये नमी और अम्लों के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का ही एक उदाहरण है लोहे में जंग लगना। जंग का सूत्र अक्सर पूछा जाता है, क्या है? Fe2O3.X यहाँ पर X क्या है? जल के अणुओं की संख्या है। उसके बाद है चांदी का काला पड़ना, चांदी काली पड़ जाती है। तांबे का हरा पड़ना, तांबे के तार आपने देखे होंगे, लाइट की जो वायरिंग होती है हरी पड़ जाती है, किसके कारण? संक्षारण के कारण। अब है विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं? वसायुक्त या तेलीय जो पदार्थ हैं, यानी तेलीय या वसायुक्त जो खाद्य सामग्री हैं, लंबे समय तक वायु में खुली रही रहें तो वह क्या करती हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती हैं और इसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, स्वाद और गंध बदल जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं।
और इस प्रकार के भोजन को करने से हम बीमार पड़ जाते हैं, जिसे खाद्य विषाक्तन कहा जाता है। और इसे रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक यानी उपचयित हो जाती हैं या ऑक्सीकृत हो जाती हैं, और ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट जो आते हैं उनमें चिप्स को संरक्षित करने के लिए उनमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं।